नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सो यू सून पे। और हम आपके लिए हमेशा देश, जगत और विदेश, दुनिया भर से मेहमानों को लेकर आते हैं और अवगत कराते हैं कि आप सिर्फ लॉ की जानकारी ना रखें, बाकायदा उसके अलावा जितनी जानकारियां हमारे समाज में इर्द-गिर्द हो रही हैं, उनको भी आप समीक्षा में लें। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, श्री अनिल स्वरूप जी। अगर मैं सर की जर्नी के बारे में बताऊं तो बहुत ही रोचक और एक इंस्पिरेशनल जर्नी है। स्वरूप साहब नेक्सस ऑफ गुड करके एक फाउंडिंग चेयरमैन है अभी एक ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन उससे भी पहले उन्होंने जिंदगी के अपने 38 साल 38 ईयर्स एज ए ब्यूरोक्रेट बिताए हैं, आईएएस में बिताए हैं। और वो फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं स्कूल एजुकेशन के 2016 से 2018 में। कोल के सेक्रेटरी रह चुके हैं 2014 से 16 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और स्वरूप साहब ने दो किताबें लिखी हैं जिनका शीर्षक है एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट एंड नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका हमारे इस प्रोग्राम पे। और आपसे सबसे पहला सवाल, जब भी हम सिलसिला शुरू करते हैं ये रहता है कि अपने बारे में कृपया हमें कुछ बताएं, आपकी शुरुआती जर्नी कैसे हुई और वो कौन सा मोड़ रहा आपके जीवन में जहां आपको लगा कि अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। और यूपीएससी की तैयारी करने के बाद जब दाखिला हो जाता है, आप एक सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, तो उसकी अनुभूति कैसी हुई, उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें। उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़े। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ एक चर्चा के लिए बुलाया है। यूपीएससी का मोड़ मेरा तय कर दिया था मेरे पिता ने। मुझे स्मरण है कि मैं 11 वर्ष का था तो एक मुझे कागज दिखा जिसमें उन्होंने पूरा बनाया हुआ था कि मैं आने वाले दिनों में कौन से सब्जेक्ट में क्या करूंगा। और यहाँ तक कि उन्होंने लिख दिया था कि आईएएस में संभावित सब्जेक्ट क्या लूंगा। उस समय सिस्टम डिफरेंट था जी। तो ये ड्रीम मेरे फादर की थी कि मैं एक आईएएस अफसर बनूं। और फिर मैंने उसे अपना ड्रीम बनाया और एक आईएएस अफसर बनने का प्रयास किया। वो आईएएस अफसर बनने की भी एक जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने इंटर साइंस में किया था। और साइंस के बाद क्योंकि उस समय ये प्रचलन था कि लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाते थे, वहां से हिस्ट्री में एमए करते थे और उसके बाद सिविल सर्विस में आते थे। एक सामान्य प्रचलन था यूपी में। जी। तो मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन यही सोचकर किया कि एमए में हिस्ट्री में करूंगा। और मैंने बीए ज्वाइन किया। बीए उस समय पास को होता था तो हमें 3 सब्जेक्ट लेने पड़ते थे। तो बीए में मैंने हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स लिया। लेकिन मेरी अंग्रेजी और हिंदी दोनों इतनी खराब थी क्योंकि कक्षा 12 में मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था, तो भाषा पे उतना बल नहीं था। तो ना तो मैं अंग्रेजी के 2-3 लाइनें ठीक से लिख सकता था और ना हिंदी की 3 लाइन, और ना 3 लाइन बोल सकता था। तो ना बोलने में ना मैंने बीए में, क्योंकि पढ़ाई कम होती थी साइंस साइड इंटरमीडिएट के बनस्पत, उस समय का मैंने उपयोग किया और मैंने अपनी भाषा को सुधार का प्रयास किया। मुझे स्मरण है कि शुरू में मैं भी डिबेटर बनना चाहता था अपनी भाषा को सुधारने के लिए। एक डिबेटिंग कंपटीशन में मैं गया और वहां मैं भूल गया मुझे क्या कहना है। 10 सेकंड के बाद मैं वहां खड़ा रहा 10 सेकंड और उठ के चला आया। मतलब कई ऐसे उदाहरण हैं जिसको निराशाजनक थे, लेकिन मैंने उससे सीखा कि क्या मेरी गलतियां हो रही। और सबसे मेरा ख्याल स्मरणीय जो मेरा पल था वो था आईआईटी कानपुर में। मैं आईआईटी कानपुर एज ए डिबेटर गया था। तब तक मैं डिबेटिंग ठीक ठाक करने लगा था। हमारा हॉस्टल कहलाता था म्योर हॉस्टल या इंडिया हॉस्टल, उसको रिप्रेजेंट करता था। वो देश का वन ऑफ द फाइनेस्ट था। जी। तो उसकी डिबेटिंग टीम में आना ही बड़ी बात थी। मैं आ गया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा अनुभव हो गया था। लेकिन मैं तब ये भी समझता था कि मैं गायक भी अच्छा, हर कई लोग समझते हैं कि गाना भी अच्छा गाते हैं। तो मैंने सोचा मैं इसके भी कंपटीशन में भाग लूं। तो म्यूजिक कंपटीशन एक दिन पहले था डिबेटिंग कंपटीशन। तो वहाँ करीब 1000 करीब स्टूडेंट्स थे जिनके सामने मुझे गाना था। तो मैंने जब गाना शुरू किया तो गलत सुर पकड़ लिया। 15 सेकंड में उन्होंने मुझे बू करके निकाल दिया। मैं उठ के चला आना पड़ा। और अगले दिन मेरा डिबेट, मेरी मानसिक स्थिति इतनी खराब थी कि मैं सोच नहीं पा रहा था कि अगले दिन डिबेट कैसे करूंगा मैं। तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे पेप टॉक दिया, देखो जो हो गया वो हो गया, अब तुम उसका तो कुछ कर नहीं सकते, बाद में सोचना क्यों हुआ। कल तुम्हारा जो है ऐसा कार्यक्रम है जिस पे तुम्हें कॉन्फिडेंस है, तो वो तुम कॉन्फिडेंस मत खो, अपना जो ठीक अच्छा एरिया उस पर करो। खैर मेरी थोड़ा बहुत समझ में आया। अगले दिन फिर मैंने कहा अच्छा मैं भाग लेता हूँ। मैंने कोशिश की पिछले दिन को भूल जाने के लिए, लेकिन जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ वैसे ही सब स्टूडेंट्स ने वहां बोलना शुरू कर दिया, गायक आ गया, गायक आ गया। उनको पिछले दिन का स्मरण था कि मैंने कितना डिजास्टर्स परफॉर्मेंस किया था। लेकिन तब तक मैं आई हैड ओवरकम माय डिफिडेंस एंड
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उस दिन मुझे कॉन्फिडेंस था, मैं जाके बोला और मुझे उस राष्ट्रीय जो चैंपियनशिप थी उसमें फर्स्ट प्राइज मिला। तो अनुभव जो ये हुआ बड़ा अच्छा अनुभव था, इन द सेंस कि फेलियर्स, मैंने तब महसूस किया कि फेलियर्स नेचुरल अकरेंस है किसी भी व्यक्ति के लिए, और आगे वही बढ़ सकता है जो अपनी फेलियर से सीख सके, क्योंकि एक कोई फेलियर से अल्टीमेट फेलियर नहीं होता। फेलियर्स कैन बी द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, एंड इट वाज अ ह्यूज लेसन टू मी। अपने 38 साल के करियर में कई फेलियर्स आए मेरे सामने, लेकिन मैं उन फेलियर से कभी हताश नहीं हुआ, और ये लेसन मुझे पहले मिला। तो मैंने तैयारी की सिविल सर्विस की, मैं कॉन्फिडेंट था कि पहले वर्ष में ही आ जाऊंगा। पहले वर्ष में मैं नहीं आया इसमें, पहले वर्ष में मैं पुलिस सेवा में आया, इंडियन पुलिस सर्विस। सो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, यंगस्टर्स को बताता हूँ, देखिए सक्सेस का अपना मापदंड होता है। बहुत लोग समझते थे कि पुलिस में आ जाना एक सक्सेस है, मेरे लिए वो फेलियर था, ये व्यक्तिगत है। तो फिर मैंने अपनी कमियों को समझा, अपने इस फेलियर के कारण को समझा, अगले साल उसको सुधारा, और अगले साल मेरी काफी हाई रैंक आई, आईएएस में आ गया, और अच्छी रैंक भी मिली, जिसके फलस्वरूप मैं अपने होम कार्डर यूपी में अलोकेट हुआ। जबकि पहले वर्ष जब मैं अपीयर हुआ था तो अनजाने में कई गलतियां हुई थी मुझसे, और शायद अगर मैं उनको ठीक नहीं करता तो वहीं फंसता, फिर मैंने उनको ठीक किया। उसका बॉटम लाइन ये चीजों की कि जब तक हम अपनी मिस्टेक्स और फेलियर से सीखते रहेंगे तो ये सुखद अनुभव बनता रहेगा, मिस्टेक्स और फेलियर भी, अदरवाइज वो दुखद अनुभव हो जाएगा। सीखते हुए आगे बढ़े और सेवा में आ गए। आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आईएएस से पहले आप एक आईपीएस अफसर रह चुके थे और 1 साल आपने वहाँ पे बताया। उसके बाद फिर आप इम्तिहान में बैठे और जो आपकी मंजिल थी आईएएस को, आपने उसको पाया। तो एक छोटा-सा सवाल यहाँ पे मैं आपसे ये करता हूँ कि क्योंकि हमारे देश में दोनों चीज़ों को बहुत एक पावर पोज़ीशन माना जाता है और बहुत इज़्ज़त दी जाती है, चाहे आप पुलिस में हो, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो। पर आपने बताया कि व्यक्तिगत तौर से आपको लगता था कि आईएएस शिखर है मेरा, और क्योंकि आप 1 साल निकाल चुके थे पुलिस महकमे में, अगर मैं उसको ऐसा कह सकूँ, तो उसमें और फिर जो आपने आईएएस में जो एक शिफ्ट किया, मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, एज़ अ यंग पर्सन, आप 20s में होंगे, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस वक़्त जब करियर शुरू होता है, तो क्या आपने अंतर पाया एक आईपीएस ऑफिसर बन के अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने का और एक आईएएस ऑफिसर बन के अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने का? पुलिस में तो मैं सिर्फ ट्रेनिंग में था, तो एज एन ऑफिसर तो मैंने कोई अनुभव किया नहीं पुलिस का, जी। सिर्फ ट्रेनिंग में था। लेकिन जब मैं आईएएस में आया तो मैंने, क्योंकि पुलिस अफसर और आईएएस अफसर का चोली दामन का साथ होता है, तो बहुत क्लोजली मैंने पुलिस की फंक्शनिंग देखी, बहुत क्लोजली देखी। एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो आपको सब साथ ही काम करना पड़ता है पुलिस के, जी। और आप हेड भी होते हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जिले में, तो काफी नजदीकी से देखा। वो भी बड़ा चैलेंजिंग, बड़ा अच्छा काम है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना था पुलिस और आईएएस में, कि पुलिस में एरियाज निर्धारित हैं, आप उन्हीं निर्धारित एरिया में काम करते हैं। आईएएस में वो दायरा बहुत बड़ा है, यानी कि पब्लिक के कांटेक्ट में जो आप आते हैं, जो पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो दायरा बहुत बड़ा है इसका। आप पुलिस में बहुत ही रेयरली आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कभी आएंगे, आप ज्यादातर फील्ड में काम करते हैं। वेयर एज आईएएस में आप, जैसे अपने करियर में एक ऐसा मेरा आया समय जब मैंने स्कीम बनाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका प्रभाव लगभग 30 से 35 करोड़ लोगों पर पड़ा। मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई ऐसा स्कीम हो सकती है, या पुलिस में कोई ऐसा वास्ता हो सकता है जिससे आप इतने सारे लोगों को इम्पैक्ट करें। ये आईएएस होता है कि आप इम्पैक्ट कहीं ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। पुलिस में भी लेकिन संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन जो दायरा है वो शायद उतना बड़ा नहीं जितना आईएएस का है। आपने बड़ी खूबसूरती से उस बात की व्याख्या की। तो थोड़ा-सा आपकी जर्नी पे आते हैं सर, जो आपने 38 साल सर्विस में लिए हैं। इसमें ज़ाहिर-सी बात है, कई चुनौतियाँ आती हैं, कई बार परिश्रम करना पड़ता है। आप बाकायदा डीएम, एसडीएम से शुरू करते-करते सेक्रेटरी लेवल तक आप पहुँचे हैं। तो वो सफ़र थोड़ा-सा उसके बारे में अगर संक्षेप में आप हमें बताएँ, वो यात्रा कैसी रही? इतनी आपने मिनिस्ट्रियाँ देखी, इतने आपने ओहदे सँभाले, तो ऐसे वो कौन से यादगार पल थे? और क्योंकि हमारे, चलो थोड़ा बहुत कानून से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि कानून और न्याय की परिभाषा आपके लिए क्या है? और कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि आपको आपके किसी डिपार्टमेंट को कोर्ट में जाना पड़ा हो, आपको रिप्रेज़ेंट करना पड़ा हो, तो वो चुनौतियाँ, जो कानूनी चुनौतियाँ अगर कभी आपके सामने आई हो, तो वो कैसी रही? मेरे जीवन में जो शासकीय जीवन था उसमें कई कानूनी चुनौतियां, इनफैक्ट चुनौतियों से ही भरा था जी।
मेरी जो दूसरी पुस्तक है एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट, उसका आरंभ ही इससे होता है, मुख्तसर सी जिंदगी के अजब से अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं परिंदे भी बचाने हैं। ये क्विंटेसेंशियल डिलेमा है एक सिविल सर्वेंट के लिए, और ये डिलेमा कई किस्म से आपके सामने आता है। मैंने अपनी पुस्तक में लीगल डिलेमास की तो उतनी बात नहीं की है, मैंने ज्यादा एथिकल डिलेमास की है, यानी कि जहां पे लॉ स्पष्ट नहीं है और जहां निर्णय लेना है कि ये इस रास्ते जाए या दूसरे रास्ते जाए। जहां लॉ स्पष्ट है वहां एक सरकारी कर्मचारी के लिए कोई और विकल्प नहीं है कि वो उस लॉ को फॉलो करे। मैं अपने साथियों को भी यही हिदायत देता हूँ, उन लोगों को एडवाइस देता हूँ कि अगर लॉ क्लियर है तो हमें लॉ को फॉलो करना है, चाहे मुझसे सहमत हो या असहमत हो। कई ऐसे लॉज आए जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी उतनी बड़ी सहमति नहीं थी, लेकिन लॉ तो लॉ है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। इसी तरीके से अगर कोई डायरेक्शन आपको मिलता है और वो लीगल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो अनएथिकल है, तो वो डिलेमा होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं सचिव हॉर्टिकल्चर था लखनऊ में, दिल्ली से अपना एक 6 साल बिता के मैं वापस पहुंचा था और यूपी की हालत बड़ी खराब थी। तो मेरे जो मंत्री थे वो बहुत ही भ्रष्ट थे, वेरी डिसऑनेस्ट। उनका नाम ही 25% था, वो हर स्कीम में 25% एडवांस लेने के चक्कर में रहते थे। एक उन्होंने मुझे ऑर्डर भेजा जिसमें उन्होंने लिखा था कि अमुक उप निदेशक डिप्टी डायरेक्टर को आप सस्पेंड कर दें। नाउ दिस ऑर्डर वाज परफेक्टली लीगल। व्हाई लीगल? बिकॉज जो मंत्री थे वो अधिकृत थे, मतलब लॉ के विरुद्ध नहीं। लॉ के विरुद्ध होता तो मैं करता ही नहीं, ये बड़ा स्पष्ट था मेरे पूरे कार्यकाल में। अब ये लॉ के समान था, लेकिन उसमें कोई कारण नहीं दिया था कि क्यों सस्पेंड करें। मैंने अपने मंत्री को फोन करके पूछा, मैंने कहा ये बताइए कि आपने इस अधिकारी को सस्पेंड करने को लिखा है, कोई कारण नहीं दिया, कुछ बात रही होगी। वो बोले मुझसे मिलने नहीं आया। मैंने कहा साहब बड़ी छोटी चीज है, मैं अधिकारी से कह देता हूँ आपसे मिल लेगा। उन्होंने कुछ कहानी फोन रख दिया। मैंने अधिकारी के बारे में मालूम, मुझे मालूम पड़ा बड़ा बढ़िया अधिकारी है, वो तो ऑनेस्ट है, अच्छा काम करता है। फिर मैंने उसे फोन किया, मैंने फोन करके कहा यार तुम मिलने क्यों नहीं गए, मंत्री जी से बड़े नाराज है, तुम्हें सस्पेंड करने को कह रहे। तो मुझसे बोला सर मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन जैसे वो मिलना चाह रहे हैं मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। मैंने अपनी पुस्तक में 3 प्रकार के भ्रष्टाचार बताए हैं, जबराना, शुक्राना, नजराना। वो मंत्री इससे नजराना चाहते थे, कुछ धनराशि चाहते थे, और ये कहता था कि सर ना मेरे पास है ना मैं दे पाऊंगा। अब मेरे लिए एथिकल डिलेमा ये था कि एक लेजिटिमेट ऑर्डर है बट अनएथिकल, बिकॉज इसने कोई गलती तो की नहीं। अब इसको था, इसमें यह था कि अगर मैं अपनी मंत्री के मत से असहमत हूं तो मैं उस पत्रावली को मुख्य सचिव के माध्यम से भेज सकता हूं अपनी बात लिखते हुए। तो मुख्य सचिव के साथ मैंने पूर्व में काम किया था, उनको फोन उठा के उनसे बात की, बोले फाइल मुझे भेज दो फिर देखते हैं क्या होगा। तो मैंने सोचा कुछ टाइम बाय करें क्या हो। मैंने फाइल बना के पूरा कि क्यों नहीं होना चाहिए सचिव भेज दिया मुख्य सचिव ना। मंत्री ने मुख्य सचिव ने फाइल नहीं भेजी मंत्री को। तो जैसे रेड टेप की लोग बुराई करते हैं, वाकई बुराई योग्य है, लेकिन इस टाइम पे रेड टेप काम आया। लेकिन मंत्री ने क्या किया, वो मुख्यमंत्री से मिल लिया जाकर। मंत्री ने मालूम नहीं क्या कहा मुख्यमंत्री से, मेरा ट्रांसफर हो गया। जब मेरा ट्रांसफर हो गया तो चीफ सेक्रेटरी बड़े अपसेट हो गए, मुझे बुला के बोला उन्होंने कि भाई तुम अजीब आदमी हो, देखो उस अधिकारी को बचाने के चक्कर में तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने साहब क्यों परेशान होते हैं, फॉर आई बिलीव इन फॉर अ सिविल सर्वेंट ट्रांसफर इज लाइक डेथ, इट इज इनएविटेबल। जो होना ही है उसके लिए परेशान क्या होना। और वैसे भी मैं हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ, मेरा पुनर्जन्म तो होगा, आप मुझे सेवा बाहर तो नहीं निकाल देंगे, कहीं और पोस्ट करेंगे मैं वहां काम करूंगा। तो हंसने लगे। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं आपको कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो नियम के विरुद्ध नहीं होती, लेकिन उसको आपको संभालना पड़ता है एक लार्जर पर्सपेक्टिव में। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, मैंने शायद अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट दिस कंट्री दे टुक जस्टिस विद देम, लेफ्ट बिहाइंड लॉज, इन लॉज एंड आउटलॉज। और हम लोग लॉ की पूंछ पकड़ के बैठ जाते हैं, काम नहीं करते। जो कॉमन मैन है, लॉ की मेरी परिभाषा ये है कि लॉ का उद्देश्य है लोगों को काम करना। हमें ये तरीका ढूंढना पड़ेगा बिना लॉ को डिसोबे किए हुए कि हम लोगों का कार्य कैसे करें। क्योंकि कई अधिकारी डरते हैं कि अगर हमने लॉ वायलेट कर दिया तो हमसे क्वेश्चन करेंगे। मैं भी उनसे कहता हूं लॉ वायलेट मत करो, बट लॉ हर चीज नहीं अपने आप में समावेश।
बहुत सारी चीजें, एक पूरा चैप्टर है मेरी किताब में जिसमें मैंने एक वाकया बताया है कि कैसे लॉ गरीबों के हित में इंटरप्रेट हो सकता है। एक लॉ जिसको मैं इंप्लीमेंट करता था वो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट। इस एक्ट के तहत बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में जितने वर्कर्स लगे हुए हैं उनके हित के लिए एक सेस लिया जाता था सबसे, और सेस से योजनाओं का क्रियान्वयन होता था जो इसमें काम करते थे। तो हमारे पास 7,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया था और खर्च नहीं हो पा रहा था। तो एक प्रश्न ये आया कि जो ईंट भट्टे वाले हैं क्या इनको बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर मान सकते हैं? ये सब जानते थे कि इनका बड़ा एक्सप्लॉइटेशन होता है, बड़ी गरीबी है, बड़ी, जिसने ईंट भट्टा देखा वो जानता क्या हालत है उनकी। तो प्रश्न ये था कि इनको हम बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर मानते हुए क्या लाभ वो उनको दिला सकते हैं? नीचे से एक सही टिप्पणी आई, उन्होंने ये कहा कि साहब अगर इनको हम देंगे उस डेफिनेशन से स्टील मेकर भी कहेगा कि साहब हम स्टील बनाते हैं, हमारे भी आप वर्कर में इंक्लूड कीजिए, हमारा करिए। अब प्रश्न ये था कि हम कैसे इनको लाभ दें। लॉ साइलेंट था, लॉ में लिख रखा था किस किस को आप दे सकते हैं, उसके बाद एक शब्द था एक्सेट्रा या एंड द लाइक। अब एंड द लाइक में क्या हम इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मैंने ये स्टैंड लिया कि हम इनको ले सकते हैं, और स्टील वर्कर को इसलिए नहीं ले सकते, मैंने आर्गुमेंट दिया उसमें कि जो वैल्यू एडिशन ब्रिकल वर्कर मट्टी में करता है वो स्टील में स्टील वर्कर नहीं करता। इसका वैल्यू एडिशन कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू, इन प्रोपोर्शन टू द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। और वो आर्गुमेंट आज तक स्टैंड कर रहा है और सब ब्रिक भट्टे वाले उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। आज तक मेरे अगेंस्ट कोई सीबीआई इंक्वायरी एटलीस्ट अब तक नहीं हुई, ना किसी ने दरवाजा खटखटाया कि साहब आपने क्यों गड़बड़ किया। अब यहाँ पे जो बात आपको ये बता रहा हूं कि लॉ अपनी जगह पर होता है अगर हम उसको कायदे से इंटरप्रेट करके एक्सप्लेन करें, और इंटरप्रेट करें, वायलेट नहीं करें, इंटरप्रेट करें और गरीब के हित में करें तो हो सकता है। बट समस्या कुछ और है, इस देश में आइडियाज की कमी नहीं है, और यह बात भी मैंने अपनी किताब में लिखी है और मैंने इसको अपनाया भी अपने यहाँ। बट उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करने और सस्टेन करने में कई समस्या आती है। That idea has to be politically acceptable, socially desirable, technologically feasible, financially viable, administratively doable and judicially tenable. तो पहले 5 का मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, मैं कर सकता हूं, इस पर पूरा मेरा एक भाषण है, लेकिन लास्ट वाला क्योंकि आपने लॉ की बात कही, लास्ट है जुडिशियली टेनेबल। कोई भी आइडिया अगर जुडिशियली टेनेबल नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। सो एवरी आइडिया हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, लीगली वैलिड, regulations wise valid. If it is contrary to that, then I tell everyone either you get the law changed or don't do it. Don't expressly violate a law. I tried in my entire career not to violate any regulation in law, but there were many instances where I got the regulation changed, and once the regulation changed, then everyone benefited. आपने बड़ी अच्छी बात बताई। इससे मेरा एक सवाल उभर के ये आता है, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, ब्यूरोक्रेसी को हम एग्जीक्यूटिव का हिस्सा मान लेते हैं। मंत्री जी लोग के साथ आप लोग को उठना बैठना होता है, क्योंकि इतना बड़ा महकमा है ब्यूरोक्रेसी का, इतने 3 पद में लोग काम करते हैं। और हम वकील जो है हम कोर्ट के महकमे को देखते हैं, संभालते हैं। पर एज अ ब्यूरोक्रेट आपको कोर्ट भी जाना पड़ता है, जैसे आपने बताया कि कई मुश्किलात आ जाती हैं, मंत्रियों से भी निपटना होता है और अपने साथियों को भी समझाना पड़ता है। और साथ ही उसके ये जो 3 स्तंभ हम अपने सोसाइटी के मान के चलते हैं, चौथा तो जर्नलिज्म एक अलग बात हो जाती है, लेकिन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का जब हम बात करते हैं तो लोगों की एक आम धारणा, जो आम जनता की छवि रहती है, वो सोचते हैं कि मंत्री करप्ट हैं, वकील लोग कुछ काम नहीं करते, कोर्ट में पेंडेंसी बहुत है, और ब्यूरोक्रेसी को भी वो कहते हैं कि भ्रष्टता की कैटेगरी में उसको कई बार उसका मूल्यांकन कर दिया जाता है। तो मेरा आपसे ये सवाल ये है सर कि इस छवि को और तीनों स्तंभों की छवि को सुधारने के लिए, और ये मेरा सवाल इसलिए निकल के आता है क्योंकि आपने बतौर सेक्रेटरी एजुकेशन में बहुत काम किया है, और एजुकेशन जो जब मैं बात करता हूँ जो स्कूल एजुकेशन की खासकर है, मैं वहाँ देखता हूँ कि अभी भी हमारे जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लॉ की बात थोड़ी सी कम पढ़ाई जाती है स्कूल में। इस पे आपका क्या मत है कि आपके कार्यकाल में कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि यार एक लॉ का भी कोर्स इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि बेसिक जो एक लीगल अवेयरनेस है सारे स्तंभों में, उसको उजागर किया जाए, जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में उनको जानकारी मिले कि लॉ की समझ भी बढ़े, थोड़ी जो बेसिक लॉ की समझ होती है कि ट्रैफिक रूल तो आके समझा देते हैं, बेटा ट्रैफिक में लाल बत्ती हो तो गाड़ी रोक दो, हरी बत्ती हो तो टाप लो, लेकिन जो बेसिक समझ है कि कानून क्यों बनता है, जनहित में उसकी क्या क्या जरूरतें हैं, इन सबको लेके आपकी क्या मंशा है? देखिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है उसके कारण को हम समझें। समस्या आपने सही बताया कि लोगों का ये परसेप्शन है
कि ये तीनों संस्थाएं करप्ट हैं या इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है। इसका कारण लॉ की जानकारी ना होना नहीं है जी। ये हमें स्पष्ट समझ लेना होगा। जैसे एजुकेशन में भी लोग समझते हैं कि नॉलेज देकर हम एटीट्यूड चेंज कर लेंगे, इट इज रॉन्ग। इसका कारण है एटीट्यूड। अब उस एटीट्यूड को कैसे परिवर्तित करें? क्या लॉ पढ़ा के हम लोगों को समझा देंगे कि वो ठीक हो जाएगा आदमी? नहीं। उसको ठीक करने के लिए हमें ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति ठीक काम कर रहा है वो भी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है और उसको लाभ मिल रहा है। सीइंग इज बिलीविंग। हम ये नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब मुझे माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा उदाहरण देता हूं। मेरे लिए आज की तारीख में, क्योंकि मैं एथिक्स की बात करता हूं, आज के लिए आज की तारीख में एथिक्स पढ़ाना कठिन हो रहा है। जब एक सुप्रीम कोर्ट जज चीफ जस्टिस के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट केस नहीं होता, तो क्या मैं एथिक्स पढ़ाऊं लोगों को? जब वही सुप्रीम कोर्ट जज फिर चीफ जस्टिस बन जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो मैं क्या एथिक्स पढ़ाऊं लोगों को? फिर उस चीफ जस्टिस के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस बनता है और उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकता है? एक की तो गलती होगी। मान लीजिए जिसने कंप्लेंट किया उसने गलत किया, तो उसको वापस में नौकरी रखने का प्रश्न ही नहीं है। देयर शुड हैव बीन केस अगेंस्ट हर। और अगर जज ने गलती की तो एक्शन शुड हैव बीन टेकन अगेंस्ट हिम। हाउ कैन बी कॉम्प्रोमाइज? इट्स टोटली अनएथिकल। इसमें कहीं इलीगल नहीं है, बट फिर वो चीफ जस्टिस जो है वो राज्यसभा का मेंबर भी बन जाता है। अब हम ये सब दिखा के लोगों को फिर लॉ पढ़ाएं जाके, तो क्या समझोगे? तो लॉ ये देखिए क्या हो रहा है। सो द क्वेश्चन इज, लोग बड़े परसेप्टिव होते हैं। वो आप क्लास में पढ़ाएंगे उससे नहीं सीखता, वो देखता है कि क्या हो रहा है। हमें क्या करना है? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकार हैं, जो समाज के बारे में सोचते हैं, उनको इस बिंदु पर आवाज उठानी चाहिए कि ये गलत हो रहा है। कम से कम लोगों को आभास तो हो कि ये गलत है। अगर लोगों को आभास होगा कि यही सही है, तो आप जितना लॉ पढ़ा लीजिए, क्लास में नहीं करेगा। सो प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं? प्रॉब्लम इज दैट हु इज सीन एज अ विक्टर इन द सोसाइटी। उसके अगेंस्ट हमें जितने जानकार लोग हैं उनको एक आवाज उठानी चाहिए कि दिस इज नॉट व्हाट सोसाइटी रिकॉग्नाइजेस। एन इंडिविजुअल कैन रिकॉग्नाइज, अ गवर्नमेंट कैन रिकॉग्नाइज, but society is distinct from the government, and people in the society should have the courage, who are settled, जिनको अब अपना ना बच्चों की फिक्र है ना खाने पीने की फिक्र है, ना बच्चों खाने पीने की फिक्र तो और मुसीबत है, वो वहां देखेंगे। बट जिनको नहीं फिक्र है, they have to raise their voice and at least point out that this is wrong. Now, if you don't do that, no matter what law you teach, you think people who've studied law follow the law more than the people who haven't studied law? So learning and education in law has nothing to do with the value system that you have. Value system is determined by पहले जो आप घर में सीखते हैं, उसके बाद जब आदमी खुद देखता है सोसाइटी में who's being rewarded. The tragedy is with regard to all three institutions that you mentioned. Let's take them one by one. The perception of legislature not doing job is based on almost 40% as legislators with criminal record. What am I demonstrating to the people? In the bureaucracy, every day you find someone getting caught. In judiciary, less said the better. बोलना ही मुश्किल है, आपने बोल के तो contempt हो जाएगा. I mean, judiciary is one institution in this country which is telling everyone else what to do, but they won't. अपने में नहीं झाकेंगे. अगर इस देश में हर आदमी अपना काम करने लगा, दूसरों को बताना छोड़ दे क्या करना है, तो देश सुधर जाएगा. यहाँ हर आदमी देश ठीक करने में लगा हुआ है, अपने गिरबान में नहीं झाक रहा. If that be the culture, then by teaching law, I am not in favor of teaching more as it is their burden. I think we as informed citizens of this country have to take upon ourselves to, जैसे I started Nexus of Good. ये क्या है Nexus of Good? Nexus of Good is basically unabashedly appreciating the good work that is going around, because people will start believing that good can happen because it is happening and it is being recognized. It is not like a person against whom sexual harassment cases and being made member of parliament. So we have to juxtapose that. So the remedy to the problem which you rightly pointed out, the remedy is not teaching further or informing them further. The remedy is to demonstrate to them that good can happen because good is happening, and the job of people like us is to keep recognizing that good work. बड़ी अच्छी बात आपने बताई इसमें कि बर्डन को और ओवर बर्डन ना करें और समाज में जो अच्छा हो रहा है उसको भी उजागर किया जाए, क्योंकि बहुत कम लोग आजकल अच्छा उजागर करते हैं। मेरा एक और आपके सवाल निकल के आ रहा है आपके सेक्रेटरी टेन्योरशिप से, जब आप एजुकेशन में थे,
कि जब आपने ये कार्यभार संभाला, जब आपने बागडोर संभाली, तो उस वक्त आपने क्या-क्या कमियां देखी हमारे उस एजुकेशन स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, और उसको देखिए सुधारने के लिए क्या काम किया गया? और दूसरा, आज की देखिए डेट में जी, मैं आप इसका जवाब कर दीजिए, फिर मैं अगला सवाल। इसका 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 दे दूं, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। सेक्रेटरी एजुकेशन से पहले मेरी पोस्टिंग सेक्रेटरी कोल हुई थी, जी, तो मुझे कोल सेक्टर के बारे में ज्यादा पता नहीं था। ये 2014 की बात है, जब ऑल हेल हैज ब्रोकन लूज, स्कैम्स थे, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था। मुझे इस उद्देश्य से लाया गया था कि मैं इसको सुधारूंगा। तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था, तो मैंने एक मित्र को फोन किया, मैंने पूछा यार कोल सेक्टर कैसा है? तो उसने कहा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या? मेरे समझ में आ गया ये कैसा है सेक्टर। खैर भाई, ऊपर वाले की अनुकंपा थी और मेरी टीम बड़ी बढ़िया थी, तो हमने 2 साल में बिल्कुल निपटा दिया कोल सेक्टर। जी, यानी कि जहां एक्यूट शॉर्टेज से हम इस स्थिति में पहुंच गए कि हम बांग्लादेश कोल एक्सपोर्ट करने की बात करने लगे। वो एक लंबी स्टोरी है जो कि मेरी पुस्तक में है, उसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उस समय मैं पीएमओ जाता था, उनसे कहता था कि आप कोल मिनिस्ट्री को आप बंद कर दीजिए, इसको माइंस के साथ मिला दीजिए, जरूरत नहीं है, वरना यहाँ रखेंगे तो कुछ ना कुछ हम फिर गड़बड़ करेंगे। तो 2-3 बार जब उनसे कहा तो मुझसे परेशान हो गए, तो उन्होंने उस समय वो ढूंढ रहे थे किसी को एजुकेशन सेक्रेटरी बनाने के लिए। तो किसको ढूंढ रहे थे? वो ऐसे अधिकारी को ढूंढ रहे थे जिसका who is the most illiterate uneducated civil servant in the country. So they found that in Mr. Anil Swarup because I had no experience in education. That's how what happens in government. And I thought that I am going from dark dungeons of coal mines to bright lights of school education. But when I worked here, I realized that this is much worse than coal. कोल में माइनिंग अंडरग्राउंड थी, माफिया ऊपर था। एजुकेशन में सब माफिया अंडरग्राउंड है, ईटिंग इनटू द एसेंशियल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। आई मीन द डैमेज दैट एजुकेशन इज डूइंग, current approach to education, you can't fathom. And you can't fathom because the damage comes 15 years down the line. So मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, कई किस्म के माफिया इसको रन करते हैं। कोल में तो एक आध माफिया थे, या कई किस्म के माफिया। उन्हीं के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा हमने क्या प्रयास किया उन माफिया को हैंडल करने के लिए। देश में सबसे बड़ा एजुकेशन का माफिया है बीएड और डीएलएड कॉलेजेस का। यहाँ करीब बीएड डीएलएड कॉलेजेस वो हैं जहां पर जो टीचर बनते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है पहले, टीचर बनने से पहले। देश में लगभग 16,000 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें से 4,000 एग्जिस्ट नहीं करते। एक कमरा होगा कहीं, और वो आपको डिग्री भी दे देंगे, सही पैसा दे दिए डिग्री दे देंगे। आप सोचिए कि वो आदमी जब वो टीचर बनेगा तो क्या पढ़ाएगा? सबसे बड़ा माफिया। दूसरा माफिया था कि ये टीचर जब निकल के आएगा तो एक एग्जामिनेशन सिस्टम हमने बना रखा। वो ऐसा है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो जेल में है आज की तारीख में, इतना बड़ा रैकेट है टीचर्स के रिक्रूटमेंट का। तो सोचिए कि पढ़ा कुछ नहीं उसने, किसी तरीके से वो टीचर बन गया, क्या पढ़ाएगा? तीसरा माफिया है जो है पब्लिशिंग माफिया, वो भी एक गजब का माफिया। उस माफिया का हाल ये है कि मैं एक उदाहरण दूं आपको। सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में करीब 20,000 स्कूल हैं। अगर एनसीईआरटी की पुस्तकें सप्लाई की जाएं और जो प्राइवेट की स्कूल की सप्लाई की जाती हैं इस समय, उनमें डिफरेंस हर वर्ष 3,500 करोड़ का है। इतना बड़ा उनको मार्जिन है उसमें। जरूरत नहीं है लेकिन है मार्जिन। इसी तरह प्राइवेट स्कूल का माफिया है। आप एक बार फंस जाइए, फिर वो अपने मनमानी स्कूल बढ़ाते रहेंगे, फिर आप कुछ कर नहीं सकते। बहुत बड़े लोग हैं ये लोग। तो मैंने क्या किया? पहला जो बीएड एंड डीएलएड माफिया था, उसका पूरा एक चैप्टर है किताब में। मतलब वो एक मेरा फेलियर था, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, आई कुडंट हैंडल दैट। जो चेयरमैन थे इंडियन काउंसिल फॉर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, सीनियर आईएएस अफसर थे। उन्होंने आके मुझसे कहा कि ये 4,000 फर्जी हैं, तो इनसे हम, अगर आप ठीक समझे तो हम एक इन्फॉर्मेशन एफिडेविट पे मांग लें। एफिडेविट पे एज इसलिए मांग रहे थे कि गलत इन्फॉर्मेशन तो क्रिमिनल एक्शन होगा, कागज पे तो कुछ भी लिख के दे देगा। अब ये बात उन लोगों को समझ में आ गई कि तो गड़बड़ हो जाएगा, हम क्रिमिनल केस हो जाएगा। तो ये बड़े पावरफुल लोग हैं। पहले इन्होंने सब मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन मैंने सब चीफ मिनिस्टर से बात कर ली। मैं करीब जब सचिव बना तो मैं 24 स्टेट को पर्सनली विजिट किया मैंने, ग्राउंड बनाने के लिए। तो किसी मुख्यमंत्री ने इनका, यानी कि ऑपोजिशन प्रोपोजिशन सब स्टेट्स, आज की तारीख में भी मैं कहता हूँ सरकार से भी, लड़ते क्यों भाई? बहुत सारे कॉमन ग्राउंड है जिसमें आप दोनों एग्री करते हैं, पहले उसमें आगे बढ़िए, फिर लड़ाई झगड़ा कीजिए ममता बनर्जी और नवीन पटनायक से। मतलब आप पहले जो काम हो सकता है वो तो कीजिए ना। कोल में भी मैंने किया, एजुकेशन में भी यही किया, उनको साथ लेकर चलिए, सब एग्री कर गए। वसुंधरा राजे सिंधिया, ममता बनर्जी, सब अलग पार्टी के, सब एग्री कर गए, तो इनको वहां डाली नहीं गई। अब आपका लॉ आता है, उसमें 17 हाईकोर्ट में रिट दायर कर दिया। 17 हाईकोर्ट, 3 हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। तो एक हाईकोर्ट में चेयरमैन एनसीटी खुद अपीयर हुए समझाने के लिए, साहब हम तो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं,
वो जज साहब बड़े नाराज हो गए, उन्होंने उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दिया, मुझे नोटिस जारी किया कि बताइए इसको निकाले कैसे, चेयरमैन एनसीटी को हटाया कैसे जा सकता है। अभी तक केंद्र सरकार में राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने कहा कौन झगड़ा ले, तो सपोर्ट नहीं दिया उसको। He got so frustrated that he resigned from the IS, and it was the biggest failure of my career. And that mafia got away with it. वो फर्जी कॉलेज आज भी चल रहे हैं, लेकिन एक लाभ हुआ उसका कि जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, उसमें जो व्यवस्था बनाई जा रही है, 4,000 के 4,000 हट जाएंगे. So this was one of the biggest mafia. I can go on and on, keep telling stories about how I tried to handle other mafias. Another mafia was, आपने शायद सुना होगा, 2018 में एक सीबीएसई पेपर लीक हुआ जी, जो कि इसमें बड़ा चर्चा हुई थी। और वो किसने चर्चा कराई इतनी सारी, इतना पब्लिशिंग माफिया में, क्योंकि सीबीएसई करीब 900 करोड़ रुपए की किताबें छपवाती थी, जो कि उसका काम नहीं था, उसमें कई लोगों को फायदा था। तो चेयरमैन सीबीएसई थी, उन्होंने आके मुझसे कहा कि सर इसकी हम लोगों को पब्लिश करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो काम एनसीईआरटी का है। तो हमने कहा बिल्कुल, उन्होंने बंद कर दिया, कई लोगों को नुकसान हो गया। तो वो मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे इस चेयरमैन सीबीएसई को हटाएं। वो हुआ ये कि ये पेपर लीक इज नॉट वेरी अननेचुरल, मतलब हर 2-3 साल में एक बार हो जाता है, पेपर लीक हो गया। अब उन्होंने इतना बतंगड़ बना दिया, ये चैनल वो चैनल, यहां तक उड़ा दी हवा कि अनीता करवल भाग गई यहां से, अपने अहमदाबाद चली गई। मैं उस दिन देहरादून में था, मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनके पास था। तो अनीता करवल का फोन आया मेरे पास कि सर ये स्थिति है। मैंने कहा तो तुम प्रेस से बात करो, उनको बताओ क्या स्थिति, कि तुम दिल्ली में हो या ये हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसने कोशिश की मंत्री जी से पूछने की, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूं, तो मंत्री जी ने मना कर दिया। अब वो और ज्यादा बढ़ गई क्राइसिस। अगले दिन सुबह मैं अपने फादर को दिल्ली लेकर आया, उनको एडमिट कराया, और जाके मैं मंत्री जी से मिला तो बोले कि भाई अनीता करवल को हटाना पड़ेगा। हमने क्यों सर, उसकी क्या गलती है? बोले गलती नहीं है, लेकिन सिचुएशन डिफ्यूज हो जाएगी। हमने कहा साहब ऐसे थोड़ी ना डिफ्यूज होगी, आप उसको हटाएंगे अनीता करवल को, पूरा मीडिया आपके पीछे पड़ जाएगा, अभी तो बफर है। तो ये बात उनको समझ में आ गई। तो उन्होंने पूछा क्या किया जाए, हमने कहा मीडिया से बात करनी होगी। तो दो ही वाज द स्पोक्समैन ऑफ बीजेपी, ही वाज रिलक्टेंट टू टॉक टू मीडिया। सो आई टोल्ड हिम सर मैं बात कर लूंगा, आप कर लेंगे? मैंने कहा क्या करेंगे, मुझे मार थोड़ी ना डालेंगे, भाई 2-4 प्रश्न करेंगे, उत्तर दे सकूंगा दे दूंगा। तो he agreed. Again, it's a long story. I addressed the press conference, and as luck would have it, press conference went very well. All the media understood the story behind it, and this situation was resolved. And Anita Karwal survived as chairman CBSE, and today she's secretary school education government of India. You would have lost that officer. So, मैंने दो माफिया के बारे में बताया, और भी माफिया है। So, एजुकेशन में मैंने कोशिश की प्रमुख रूप से, मेरे विचार से टीचर इज द पिवट ऑफ स्कूल एजुकेशन। जी, टीचर से संबंधित इश्यूज जो थे उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। पहला बीएड एंड डीएलएड कॉलेजेस का, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आ गया। दूसरा रिक्रूटमेंट सिस्टम अब चेंज हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है। तीसरा ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, उस समय एक पोर्टल हम लोग शुरू किया था दीक्षा, अभी भी कुछ लोग मुझे बता रहे थे बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है उसमें। तो टीचर्स को कैसे सुधारा जाए, ये मेरा प्रमुख था। मेरे विचार से मेरा सिर्फ यही असाइनमेंट ऐसा था एजुकेशन वाला, जहां पे मैंने महसूस किया कि समस्याएं इतनी गंभीर थी कि शायद मुझे थोड़ा और समय मिल जाता, मुझे 20 महीने मिले और समय मिल जाता तो अच्छा रहता। इससे पिछले सब असाइनमेंट्स में, जैसा मैंने कोयले में बताया था, आई यूज्ड टू मेक माय सेल्फ टोटली रिडंडेंट। सिस्टम्स टेक ओवर एंड आई मूव ऑन। अनिल स्वरूप शुड बिकम रिडंडेंट, बट एजुकेशन वाज डिफरेंट। आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि एक ऑटो पायलट मोड में लाना जो एक पूरी उसकी प्रक्रिया बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको इतनी टीम के साथ काम करना है, इतने जो हमारे जो सामाजिक जो नेगेटिविटीज है, इतने माफिया के आपने बताना चाहिए, तो वो माफिया जो कुछ दिख रहे हैं कुछ अदृश्य भी हैं, क्योंकि तरीके से क्राइम को अंजाम दिया जाता है हमारे देश में। तो कानून तो खैर थोड़ा बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले उस पर रपट लिखाई जाए, फिर एफआईआर दर्ज होगी कि नहीं होगी, उस पर तफ्तीश होगी कि नहीं होगी, तो एक अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय बन जाता है। पर इससे निकल के मेरा एक सवाल और आता है, क्योंकि आप एजुकेशन में आपने इतना प्रयत्न अच्छा आपका रहा उसमें, कि आप जो हम कोरोना संक्रमण का दौर देख रहे हैं एजुकेशन का, इसमें बहुत बच्चे जो स्पेशली छोटे बच्चे, मैं समझता हूँ 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, घर में सिमट के रह गए हैं। वर्चुअल क्लासेस कई जगह चल रही हैं, कई जगह नहीं चल रही हैं। अब ये नहीं पता कि संक्रमण की जो दूसरी हमारी वेव है कब खत्म होगी। तो इसमें लेके कुछ मुझे पेरेंट्स का भी ये प्रश्न 1-2 बार आया कि सर हमसे स्कूल मनमानी फीस मांग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, सब कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ तो हम खर्चे उठा रहे हैं। उसको लेके आपका क्या मत है? एक तो ये, और दूसरा, क्या टाइम आ गया है हमारे देश के लिए कि हम अब एआई का इस्तेमाल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके फिजिकल स्कूलिंग जो होती थी उसको छोड़ के इस वर्चुअल स्कूलिंग में आ जाए, या फिर हमें कोई हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं पहले देता हूँ जी। ये आई एम नॉट अगेंस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
बट यूज द यूजुअल इंटेलिजेंस दैट इज अवेलेबल। पहले वो तो इस्तेमाल करें हम आर्टिफिशियल की, जी। मतलब हम लोग को इतना शौक हो गया आर्टिफिशियल का। बट जो आप दूसरी बात कह रहे हैं कि वर्चुअल क्लासेस का, इस समय तो कोई ऑप्शन ही नहीं है वर्चुअल क्लासेस के अलावा, बच्चों को तो रहना ही घर पे। आई एम नॉट सेइंग इट्स द बेस्ट ऑप्शन, दैट्स द ओनली ऑप्शन। But the problem today is, which is related to your first question that you asked, is the connect with the child. Problem is more psychological than learning. देखिए, साल भर अगर बच्चा नहीं सीखेगा वो कैचअप कर लेगा, उस एज में आदमी बच्चा कर लेता है कैचअप, वो मुझे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं। लेकिन जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बच्चा जा रहा है कि चार दीवारी में रहकर अपने पेरेंट्स भी परेशान है, कई वित्तीय दृष्टिकोण से परेशान है, कई फिजिकली परेशान है, उनको भी साइकोलॉजिकल परेशानी है और उनके साथ वो बच्चा रह रहा है। तो वो जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है उसको हैंडल करने बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है। उसका तरीका है, क्योंकि सब कुछ तो नहीं हो सकता। अगर बच्चे को हम कनेक्टेड रखें, कैसे कनेक्टेड रखें? एज नेक्सस ऑफ गुड हम लोगों ने एक वर्कशॉप की थी जिसमें हमने बेसिकली इसी बात पे चर्चा की थी कि जिनके पास इंटरनेट है वो उसमें कनेक्ट होने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनकी है जहां इंटरनेट नहीं है। वास्ट एरिया कंट्री का ये है कि ना स्मार्टफोन है ना इंटरनेट है, उनसे कनेक्ट कैसे रखा जाए। तो हमें दो भागों में विभक्त करना पड़ेगा बच्चों को, एक वो जिनके पास इंटरनेट और स्मार्टफोन है, एक वो जो नहीं है। जिनके पास है तो उनके लिए बाय एंड लार्ज मैं देख रहा हूं कि कोई ना कोई वर्चुअल क्लासेस वो स्कूल चला रहे हैं और बच्चे कनेक्टेड हैं। है समस्या वहां पे, लेकिन उतनी बड़ी समस्या नहीं है। मेरी ग्रैंड डॉटर्स मैं देखता हूँ अपना 2-3 घंटे रोज स्कूल उनका हो जाता है, लेकिन एक बाहर के वर्ड से उनका कनेक्ट है। प्रॉब्लम उनकी जिनका बाहर से वर्ड से कनेक्ट नहीं है, उनको कैसे किया जाए। प्रशंसा का विषय ये है और हर्ष का विषय ये है कि बहुत नए इनोवेटिव तरीके लोगों ने इजाद किए कनेक्ट करने के लिए। पहला, टेलीफोन हर जगह पर है, इंटरनेट ना हो टेलीफोन लगभग हर जगह है और हर गांव में टेलीफोन है, तो आप टेलीफोन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो टीचर भी दिन में 10 बच्चों से अगर रोज या 15 बच्चे 20 बच्चों से रोज फोन पे बात करें तो एक कनेक्ट बना हुआ है। वो किसी आउटसाइडर से, टीचर से कुछ गाइडेंस ले रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि एक विकल्प है, बट वर्तमान परिस्थितियों में और कोई विकल्प नहीं है तो ये किया। दूसरा, जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, ये वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन फिर भी एक कनेक्ट है, आदमी बचा रहा है वहां सुन। तीसरा, एक इनोवेटिव तरीके से किसी ने लाउड स्पीकर का, पहले और चीजों के लिए अजान के लिए इस्तेमाल करते हैं लाउड स्पीकर मस्जिद से, लोगों ने उसमें क्लासेस लेने शुरू कर दी, तो आवाज तो बहुत दूर तक जाती है, लोग उसको लेते हैं। कुछ जगह पर टीचर्स ने अपना साइकिल पे जा जाके छोटे ग्रुप्स को सोशल डिस्टेंस बना के पढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरीके से कई नए तरीके से लोगों ने इजाद किए हैं जिसके माध्यम से वो कनेक्ट एक बनाए हैं। मेरे विचार से पढ़ाई लिखाई से ज्यादा कनेक्ट, बिकॉज अगर बच्चा वहीं फंसा हुआ महसूस करेगा घर में तो समस्याएं और बढ़ेंगी। तो लोग कर रहे हैं, चैलेंज को फेस कर रहे हैं, लेकिन एक गंभीर अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है और उसको इसी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। जी, आपने बड़े बढ़िया-बढ़िया तरीके बताए, कुछ से तो मैं भी अवगत नहीं था कि किस तरीके से जो कनेक्टेड इंडिया नहीं है, वो कैसे अपनी कोशिश कर रहा है और कोशिश करने का प्रयास जारी रहना चाहिए। इससे मैं ऑलमोस्ट अपने आखिरी के 1-2 सवालों पे आ जाता हूँ, आपका ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए। एक तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इतने सालों की सर्विस के बाद ऐसा देखा जाता है कि अधिकतर लोग रिटायर्ड लाइफ़ व्यतीत करना पसंद करते हैं, ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहना चाहते हैं। और कई लोग होते हैं जो हमेशा समाज के सशक्तिकरण में अपना भाग देते हैं और मैं समझता हूँ उनमें से आपका नाम मैं उन चंद लोगों में लूँगा जिनको हू आई लुक अप टू। तो मैं देखता हूँ आपने इतनी बढ़िया-बढ़िया किताबें लिखी हैं, आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता कि आप इतने अपने बिज़ी टाइम में इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं? मैं देखता हूँ ट्विटर में आप एक्टिव हैं, लिंक्डइन में आप एक्टिव हैं, यूट्यूब में आपके इतने सारे वीडियोज़ हैं, आप इतने वेबिनार करते हैं, तो आप मैनेज कैसे करते हैं इस टाइम को? और हमारी जो ये युवा पीढ़ी है, उसके लिए कुछ अगर टिप्पणी या कुछ आप हमें टिप्स दे सकें कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें और अगर हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव करना है या पॉजिटिवली कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो हम उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, मुझे अपने पूरे जीवन में समय का कभी अभाव नहीं रहा, क्योंकि व्यवस्था में कुछ ऐसी बना लेता था कि समय, क्योंकि उसका अलग है मेरा प्रेजेंटेशन की कैसे समय, मैं 6 बजे, एज सचिव 4 साल रहा, मैं 6 बजे निकल लेता था अपने ऑफिस से, और कभी मैंने महसूस किया कि समय का अभाव है। आज की तारीख में भी मुझे समय का अभाव नहीं दिखता, जबकि एक्टिविटीज मेरी शासकीय काल से ज्यादा बढ़ गई हैं। जी, रोज 2 से 3 वेबिनार होते हैं और मैं 3 आर्टिकल लिखता हूँ हर हफ्ते, और अपना एनेक्सेस गुड का कार्य चलता है, अगली पुस्तक पे मैं कार्य कर रहा हूँ।
तो लेकिन समय का अभी भी अभाव नहीं है। ये निर्भर करता है कि आपको क्या चीज फुलफिलिंग लगती है। हर व्यक्ति का अपना होता है। आप किस चीज से फुलफिल्ड महसूस करते हैं वो आप काम करते हैं। मेरे लिए फुलफिलिंग है कि मैं इस टाइप का कार्य करूं, मुझे अच्छा लगता है, और जब तक ये सेल्फ फुलफिलमेंट मिलेगा मैं करूंगा। मेरा ये मानना है सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ये विडंबना है कि सोशल मीडिया का उपयोग सिर्फ नेगेटिव कार्यों के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ भी मेरा प्रयास है कि क्या हम एक पॉजिटिव नैरेटिव तैयार कर सकें। सोशल मीडिया एक टूल है, न्यूक्लियर एनर्जी की तरह एक टूल है, एक साधन है। हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं, हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं। अब नजरिया ये हो सकता है कि इतना गड़बड़ है सोशल मीडिया तो हम कुछ ना करें, ये भी एक नजरिया है कि हम क्यों जबरदस्ती उसमें घुसे। कई मेरे मित्र कहते हैं यार तुम क्यों घुसे रहते हो उसमें। आदतन है ये कि अगर कोई चीज में कहीं भी सकारात्मक कंट्रीब्यूशन हो सकता है तो मेरे विचार से किया जाना चाहिए। आप स्मरण करें जब हमारी आपकी चर्चा शुरू हुई थी तो मैंने उदाहरण दिया था कि कैसे हम खराब चीज देखते देखते फिर बताना मुश्किल हो जाता लोगों को कि अच्छी चीज हो रही है। मैंने 2-3 उदाहरण दिया आपको। अगर इसी प्रकार से हम अच्छे उदाहरण सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करें तो लोगों में विश्वास जगेगा कि अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि वो हो रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, एंड सीइंग इज बिलीविंग। सो इफ यू कैन शो इट। बट इस सब की बॉटम लाइन ये है कि इट इज यू हु आर एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। आप बाकी लोगों को तो कुछ बना बिगाड़ सकते नहीं, लेकिन क्या आप अपनी खुदी को बुलंद कर सकते हैं। मेरे लास्ट 2 लाइंस मेरी पुस्तक की यही है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सो द क्वेश्चन इज थ्रू सेल्फ फुलफिलमेंट यू आर elevating yourself to a level where perhaps you would be heard. But if you don't do that, why would anybody hear you? You know, लोग कहते हैं ना मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। लेकिन आप अकेले चले जाइए, अगर आपने खुद ही को बुलंद नहीं किया तो अकेले ही रह जाएंगे आप। जी। तो आपको खुद ही बुलंद करना पड़ेगा। And that is how you influence the conduct and actions of other people by demonstrating to them that what you are trying to say or do is beneficial to them by demonstrating that it has been beneficial to me. In fact, जो दूसरी पुस्तक मैंने लिखी है एथिकल डिलेमास, उसका उद्देश्य यही था। मैं अक्सर एकेडमी जाता था, वहां अधिकारियों की विभिन्न सीनियरिटी के लोगों से इंटरेक्ट करता था, इंटेंसिव इंटरेक्शन। आरंभ में जब वो ज्वाइन करते तब बात करता था, और 20 साल 25 साल के बाद भी बात करता था, बीच में भी बात करता था। तो मैंने देखा कि जब ये अधिकारी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे सिनिकल हो जाते हैं, समाज को खराब कहने लगते हैं, नेता को खराब कहने लगते हैं, और अपनी कमियों को ना दिखाने के लिए वो पूरा दोषारोपण सर्कमस्टांसेस पर करते हैं। वो है ना, उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना मलता रहा। So I wanted to dispel this. I want to tell these officers, that if there is a problem, it is because of you, not because of set of circumstances. Why? Because even if there is a problem on account of set of circumstances, you can't do anything to the circumstances, but you can do a lot. Having said that, there are a large number of officers who are able to deliver and perform in these very set of circumstances. Now the question is, who are you looking at? You are looking at such officers who've given up, or you're looking at officers who are still doing it? The choice is mine. So I tell them to look at such officers who have performed, likes of T.N. Session, Julius Ribeiro. These people have performed in the given set of circumstances. But if you look at only such officers who have not performed, then what will happen? So the key here is yourself. If you can evolve as an individual, then you can use these tools like social media, which you should, to convey a message will carry much more conviction if you believe in it because you've done it. जी, आपने इतनी सारी अच्छी बातें बताई। इसका अगर मैं संक्षेप में एक अपनी तरफ से शेयर अर्ज करूँ, आपने बताया कि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और आपके ऊपर है कि आप पॉजिटिव्स कैसे लेते हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे रखते हैं, और उसको लेके समाज हित में हम क्या कर सकते हैं। तो एक छोटा-सा शेर मेरे ज़हन में आ रहा है कि कश्ती मैं को रवानी तो भेज दो, अगर आग भेज दी है तो पानी भी भेज दो। तो मतलब ये हमारा ही काम है कि अगर कहीं आग लगी तो बुझाना भी हम ही है। हम ये सोचे कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगा, थोड़ा-सा मुश्किल रहता है ऐसे। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे ये सेशन समाप्त करने की। इतना कुछ सीखा हमने आपसे, और आपके बातों से मैं समझता हूँ हमें बहुत एनर्जी मिली है, ऊर्जा मिली है, और जो हमारे यंग दर्शक हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। क्योंकि एक बात, और एक और शेर बड़ा फेमस है जो कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो यारो। तो जो आपने पहल की है अपनी संस्था की, जिससे आप जुड़े हैं, और जितनी आप किताबें लिख के समाज को जागरूक कर रहे हैं, आप इतने वेबिनार्स करते हैं जो कितने ज्ञानवर्धक होते हैं, रोचक होते हैं, मैं समझता हूँ उससे हम सभी सीखें, निरंतर आगे बढ़ते रहें,
और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपको स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें, संक्रमण के दौर पे पूरे परिवार को सुरक्षित रखें। हमसे जुड़ने के लिए सर आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। थैंक यू।